Hello students, I am Abhay Kumar going to discuss part 2 of the chapter 5 Laws of Motion of class 11. In this part I am going to solve the problems of the NCERT textbook from question number 5.6 to 5.9. First of all, problem number 5.6, which is a constant force acting on a body of mass 3.0 kg changes the speed from 2.0 meter per second to 3.5 meter per second in 25 seconds. The direction of the motion of the body remains unchanged. What is the magnitude and direction of the force? एक कांस्टेंट फोर्स है, एक नियत बल है, कांस्टेंट फोर्स है जो कि किसी बॉडी पर एक्ट कर रहा है, किसी वस्तु पर एक्ट कर रहा है, क्रियाशील है और उस वस्तु का मास द्रव्यमान 3.0 kg है और वह नियत बल कांस्टेंट फोर्स उस बॉडी पर एक्ट करके क्रियाशील होकर के उसके स्पीड को इनिशियल स्पीड 2.0 मीटर पर सेकेंड से उसको इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है, 3.5 मीटर पर सेकेंड कर देता है, 25 सेकेंड में करता है। ये स्पीड में चेंज करता है वह कांस्टेंट फोर्स, वह नियत बल किसी बॉडी पर एक्ट करके क्रियाशील होकर 25 सेकेंड में उस बॉडी का स्पीड 2.0 मीटर पर सेकेंड से 3.5 मीटर पर सेकेंड कर देता है। द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी रिमेन्स अनचेंज्ड और उस फोर्स के द्वारा, कांस्टेंट फोर्स के द्वारा जब उसका वेलोसिटी बॉडी का 2 मीटर पर सेकेंड से 3.5 मीटर पर सेकेंड हो जाता है 25 सेकेंड में, तो उसके मोशन में, उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन में कोई चेंज नहीं होता है। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स? तो जो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है कांस्टेंट फोर्स, उसका डायरेक्शन बतलाना है और मैग्नीट्यूड बतलाना है। तो उसके लिए मैग्नीट्यूड ऑफ द कांस्टेंट फोर्स, अप्लाइड फोर्स के लिए जो बॉडी पर एक्ट कर रहा है बाहरी बल, अप्लाइड फोर्स, तो उसका मैग्नीट्यूड डिटरमाइन करने के लिए, ज्ञात करने के लिए हमें पहले एक्सेलेरेशन बॉडी का मालूम करना होगा। तो नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व इट। नाउ मास ऑफ द बॉडी एम इज इक्वल टू कैपिटल एम इज इक्वल टू 3.0 kg। मास ऑफ द बॉडी सिंबल कैपिटल एम यहाँ सपोज किया गया है और इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 2.0 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी v इक्वल्स टू 3.5 मीटर पर सेकेंड और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मालूम करना है कैपिटल F और फोर्स का डायरेक्शन भी मालूम करना है। इसका डायरेक्शन भी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हो गया और इसका डायरेक्शन, ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, फोर्स का सिंबल कैपिटल F लिया गया है यहाँ। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ये मालूम करना है और इसका डायरेक्शन भी मालूम करना है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी मालूम करना है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स ये क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो सबसे पहले एक्सेलेरेशन इसे मालूम करना होगा। वी हैव टू डिटरमाइन, वी हैव टू इवेल्युएट और डिटरमाइन एक्सेलेरेशन ऑफ द बॉडी। पिंड का त्वरण हमें ज्ञात करना होगा। तो पिंड का त्वरण के लिए फॉर्मूला है एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन को हिंदी में त्वरण कहा जाता है। ए इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम इंटरवल, चेंज इन वेलोसिटी दैट इज v माइनस यू अपॉन टी। v इज 3.5 मीटर पर सेकेंड, मास इज 3 kg, तो 3.5 और इनिशियल वेलोसिटी बॉडी का 2.0 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम है 25, दैट इज इक्वल टू 3.5 माइनस 2 दैट इज 1.5 अपॉन 25, that is 115 अपॉन 250। एक्सेलेरेशन हो गया 15 अपॉन 250, 15 5 से कैंसिल हो जाएगा, ये 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 15 और ये 50 हो जाएगा, 3 अपॉन 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट इज द एक्सेलेरेशन ऑफ द बॉडी। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट फोर्स एक्टिंग ऑन द body, magnitude of force acting on the body. Now to calculate magnitude of force acting on the body, उस बॉडी पर कितना फोर्स का मैग्नीट्यूड, जो कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया जा रहा है उसका कितना मैग्नीट्यूड होगा, तो वह मालूम करने के लिए न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का हम यूज करेंगे। और न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से जो रिजल्ट ऑब्टेन होता है, अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और उससे जो फॉर्मूला ऑब्टेन होता है फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन। तो नाउ वी हैव फोर्स इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज गिवन बाई यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन की गति का दूसरा नियम का उपयोग करेंगे। एफ इक्वल टू फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन और इससे हमको मैग्नीट्यूड मालूम हो जाएगा। एम इज मास ऑफ द बॉडी इज गिवन 3 kg, मास ऑफ द बॉडी इज गिवन 3 kg अपॉन मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलेरेशन इज गिवन, एक्सेलेरेशन इज वी हैव कैलकुलेटेड एक्सेलेरेशन हेयर 3 अपॉन 50 दैट इज
3 मल्टीप्लाइड बाई 3 9/50, 9/50। अब 50 से 9 में हम डिवाइड कर देंगे तो फोर्स F इक्वल टू 50, 0 पॉइंट एक बार जाएगा 50, उसके बाद 40 बचेगा, 50 है 90 हो जाएगा डिसमल देने पर 40, उसके बाद 8 टाइम 15 × 8 दैट इज 400 हो जाएगा, तो 0.18 न्यूटन। यह मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हो गया 0.18 न्यूटन। एंड दिस इज आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इक्वल टू बाहरी बल जो पिंड पर काम किया कांस्टेंट बल, उसका वैल्यू कितना हो गया 0.18 न्यूटन। अब पूछ रहा है कि डायरेक्शन कितना होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0.18 न्यूटन। जो बल क्रियाशील है पिंड पर उसका मान हो गया 0.18 न्यूटन F इक्वल टू। अब डायरेक्शन किधर होगा, तो चूंकि बॉडी यहाँ प्रॉब्लम में ही उसका आंसर है, देखिए यहाँ प्रॉब्लम में ही आंसर है। द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी रिमेन्स अनचेंज्ड आफ्टर अप्लाइड फोर्स। इसका मतलब है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स वही होगा जो कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स वही होगा जिस डायरेक्शन में उसका मोशन हो रहा है। क्योंकि डायरेक्शन ऑफ फोर्स वह फोर्स बॉडी के स्पीड को बढ़ा दिया है, 2 मीटर पर सेकेंड से 3.5 मीटर पर सेकेंड कर दिया है। तो निश्चित रूप से जिधर मोशन हो रहा है बॉडी का जिधर मोशन है उसी डायरेक्शन में फोर्स का भी डायरेक्शन होगा। क्योंकि यहाँ डायरेक्शन रिमेंस थी आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, डायरेक्शन ऑफ द बॉडी रिमेंस अनचेंज्ड। तो इसका प्रश्न में ही इसका आंसर, इसका जो प्रॉब्लम है इसी में आंसर है कि डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी रिमेंस अनचेंज्ड आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स व्हेन द कांस्टेंट फोर्स इज अप्लाइड। सो बॉडी का मोशन के डायरेक्शन में ही, क्योंकि यह फोर्स जो है बॉडी के स्पीड को 2 मीटर पर सेकेंड से 3.5 मीटर पर सेकेंड कर दिया है, इसलिए फोर्स का डायरेक्शन वही होगा जो बॉडी के मोशन का डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अलोंग द मोशन ऑफ द बॉडी। डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, अप्लाइड फोर्स, बल की जो दिशा होगी वो बॉडी के मोशन की ही दिशा में होगी, क्योंकि उसके स्पीड को बढ़ा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से 3.5 मीटर पर सेकेंड 25 सेकेंड में। द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स applied force is constant force is along the motion of the body, along the motion of the body, along the motion of the body. And this is the answer of this problem. Now problem number 5.7, which is a body of mass 5 kg ejected upon by two perpendicular forces 8 Newton and 6 Newton. Give the magnitude and direction of the acceleration of the body. कोई बॉडी है जिसका मास 5 kg है, एक बॉडी का मास 5 kg है और उस पर दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्सेस एक्ट करते हैं, एक 8 न्यूटन का और दूसरा फोर्स 6 न्यूटन का। तो उस फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड तथा डायरेक्शन को मालूम करना है, कितना होगा ये मालूम करना है। तो इसके लिए एक फिगर ड्रॉन करते हैं। यहाँ पर कोई बॉडी है, यहाँ कोई बॉडी है और इस पर दो परपेंडिकुलर फोर्सेस काम करते हैं। एक सपोज करते हैं F1 जिसका मैग्नीट्यूड दिया है 8 न्यूटन। फोर्स हो गया F1 इक्वल टू 8 न्यूटन फोर्स का मैग्नीट्यूड, और दूसरा उसके परपेंडिकुलर है, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है फोर्सेस। तो यहाँ देखिए दूसरा सेकेंड फोर्स है, इधर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट किया इस बॉडी पर, और इसका मैग्नीट्यूड है, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड है 6 न्यूटन। तो इसको सपोज कर लेते हैं, इस फोर्स को सिंबल फोर्स का F1, इधर फोर्स का सिंबल F होता है तो F1 हो गया, ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अपवर्ड, वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में F2 हो गया 6 न्यूटन। इसका मैग्नीट्यूड है 6 न्यूटन। मान लिया वो पॉइंट पर काम कर रहा है, ये बॉडी पर पॉइंट O है, वहाँ एक्ट कर रहा है। ये OA के लॉन्ग एक्ट किया, ये एक्ट किया OB के लॉन्ग। दूसरा फोर्स 8 न्यूटन का फोर्स OA के लॉन्ग एक्ट किया, दूसरा फोर्स का एक्ट किया OB के लॉन्ग परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 90 डिग्री पर, एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अब दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वह इसको रिजल्टेंट जो होगा वह रिजल्टेंट हो जाएगा OC के लॉन्ग। एक फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, दूसरा वर्टिकल डायरेक्शन में है, दोनों का रिजल्टेंट जो होगा उन दोनों के बीच OC डायरेक्शन में होगा, OC के लॉन्ग। अब यहाँ एक रेक्टेंगल फॉर्म कर लेते हैं, यहाँ रेक्टेंगल एक फॉर्म कर लिया, और ये अब रेक्टेंगल है तो सामने का जो साइड होगा, दो साइड, सामने के दो साइड वो इक्वल होंगे। तो F2 ये है, OB 6 न्यूटन है मैग्नीट्यूड, तो AC से भी रिप्रेजेंट होगा, ये भी इसी इतना ही फोर्स का मैग्नीट्यूड ये भी हो जाएगा, ये भी 6 न्यूटन हो गया AC भी, और F1 8 न्यूटन है।
तो अब रिजल्टेंट जो होगा, इसको रिजल्टेंट को हम एफ मान रहे हैं। इस रिजल्टेंट जो उसी के लॉन्ग है वो उसको हम सपोज करते हैं एफ वेक्टर हो गया, फोर्स डायरेक्शन ओ से सी की तरफ हो गया रिजल्टेंट का। तो पहले हमको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मालूम करना है, उसके बाद डायरेक्शन मालूम करना है। तो अब मैग्नीट्यूड आसानी से मालूम हो जाएगा। एफ का जो रिजल्टेंट होगा वो हो जाएगा F1 का रूट अंडर F1 मॉड स्क्वायर प्लस F2 मॉड स्क्वायर। नाउ इट इज गिवन एम मास है गिवन, इट इज गिवन मास इज गिवन 5 kg। फोर्स मैग्नीट्यूड, एक फोर्स का मैग्नीट्यूड जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ओ ए के लॉन्ग रिप्रेजेंट किया है 8 न्यूटन है। दूसरा फोर्स है वर्टिकल डायरेक्शन में 6 न्यूटन का है। अब रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड मालूम करना है, तो रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन भी मालूम करना है। तो ये सपोज करेंगे डायरेक्शन के लिए कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है, रिजल्टेंट फोर्स का जो डायरेक्शन है उसी के लॉन्ग, तो वह हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से जिधर जिसके लॉन्ग ओ ए के लॉन्ग 8 न्यूटन का फोर्स अप्लाइड है बॉडी पर। यहाँ पर ये बॉडी है ऊपर, तो इसको ये सपोज करते हैं कि एंगल थीटा फॉर्म करता है। डायरेक्शन और रिजल्टेंट फोर्स का जो डायरेक्शन है उसी के लॉन्ग बॉडी पर जो एक्ट कर रहा है, दोनों का रिजल्टेंट है 8 न्यूटन का फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, 6 न्यूटन का फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में उधर दिशा में ऊपर की ओर, 8 न्यूटन का फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्षैतिज दिशा में पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर, और ये 6 न्यूटन का फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में प्लस वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो रिजल्टेंट जो होगा उसी के लॉन्ग होगा, इसी प्लेन में, जिस प्लेन में ओ ए और ओ बी है। ये प्लेन ऑफ 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस का प्लेन हो जाएगा। ओ ए के लॉन्ग एक्स सपोज कर लें, इसके लॉन्ग ओ बी के लॉन्ग अगर वाई एक्सिस सपोज करें तो एक्स वाई प्लेन में ये इसका रिजल्टेंट का डायरेक्शन उसी के लॉन्ग होगा। अब इसका मैग्नीट्यूड मालूम करना है, और उसी का जो डायरेक्शन है वह हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से थीटा एंगल एड करता है, थीटा एंगल फॉर्म करता है। इसको हमें निकालना है, तो ये मालूम हो जाएगा। पहले मैग्नीट्यूड मालूम कर लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज गिवन बाई मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज एफ मॉड एफ वेक्टर, इधर एफ वेक्टर इज द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी अलोंग ओसी डायरेक्शन। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा रूट अंडर मॉड ऑफ एफ वेक्टर इज इक्वल टू रूट अंडर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर इक्वल टू, जैसा कि हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में भी फॉर्मूला यूज करते हैं। और चूंकि F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर 2F1 F2 cos 90 जीरो हो जाएगा, जो फॉर्मूला पैरेललोग्राम लॉ में हम यूज करते हैं, या रेक्टेंगल लॉ में भी रिजल्टेंट फोर्स मालूम करने के लिए, रिजल्टेंट वेक्टर मालूम करने के लिए। यहाँ रिजल्टेंट वेक्टर के रिजल्टेंट फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो F1 हो गया कितना, F1 है दिया है 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, F2 इज 6 स्क्वायर, F1 इज 8 न्यूटन। F2 इज अदर जो फोर्स काम कर रहा है, दूसरा फोर्स वर्टिकल वाई डायरेक्शन के लॉन्ग या वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन के लॉन्ग, वह 6 है। ये हो गया 64 प्लस 36 दैट इज रूट अंडर 100 दैट इज 10 न्यूटन। रिजल्टेंट फोर्स इज रूट अंडर 100 दैट इज 10, स्क्वायर रूट 10 हो गया 100 का, 10 न्यूटन। रिजल्टेंट फोर्स 10 न्यूटन हो गया। और फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड मालूम हो गया 10 न्यूटन। अब डायरेक्शन मालूम करना है, डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स एफ वेक्टर, द रिजल्टेंट फोर्स एफ वेक्टर का, रिजल्टेंट फोर्स एफ वेक्टर का डायरेक्शन। अब डायरेक्शन निकालने के लिए हमने एक रेक्टेंगल फॉर्म किया पहले ही जैसे बतलाया। तो इसमें रेक्टेंगल में ट्रायंगल भी फॉर्म हो गया है OAC, तो इन ट्रायंगल OAC। अब हम सपोज करते हैं कि एफ वेक्टर कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, जो रिजल्टेंट फोर्स है बॉडी पर जो एक्ट कर रहा है वह एक्स एक्सिस के साथ कितना, माने OA डायरेक्शन के साथ 8 न्यूटन फोर्स के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, थीटा। द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स एफ वेक्टर या OC वेक्टर OC मेक्स एंगल थीटा टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड टू द डायरेक्शन टू द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन विच along which 8 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड। So tan theta is equal to, therefore tan theta रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन मालूम करने के लिए तो हमने यहाँ सपोज कर लिया है कि रिजल्टेंट फोर्स का जो डायरेक्शन है उसी के लॉन्ग वह हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से थीटा एंगल फॉर्म करता है। तो tan थीटा इन एंगल OAC, tan थीटा इज इक्वल टू AC भी हो जाएगा क्योंकि AC इज इक्वल टू OB रेक्टेंगल है इसलिए। तो AC अपॉन OA दैट इज 6/8 ये हो जाएगा, कैंसिल करा के 2 से 3/4 दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 विच इज 0.7 5। तो tan थीटा इज इक्वल टू 0.75, tan theta is equal to 0.75 and therefore theta is equal to tan inverse
थीटा इजकल टू tan इनवर्स 0.75 और tan इनवर्स 0.75 इन नियरली इक्वल टू 37 डिग्री। ये 37 डिग्री जो कि tan 45 डिग्री इजकल टू 1 होता है, ये 0.75 है, तो ये 37 डिग्री 37 डिग्री 37 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल and this is the answer of the problem. Magnitude of force is 10 Newton and theta is equal to tan inverse 0.75, that is 37 degree from the horizontal. Now problem number 5.8, which is the driver of a three-wheeler moving with a speed of 36 km per hour sees a child standing in the middle of the road and brings his vehicle to rest in 4.0 seconds, just in time to save the child. What is the average retarding force on the vehicle? The mass of the three-wheeler is 400 kg and the mass of the driver is 65 kg. एक थ्री व्हीलर है, तिपहिया वाहन, जैसे कि ऑटो रिक्शा। उसका ड्राइवर सड़क पर एक चाइल्ड को देखता है, खड़ा है एक बच्चा खड़ा है, उसको देखता है थ्री व्हीलर का ड्राइवर, और थ्री व्हीलर का स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर है। जिस समय वह रोड पर खड़े बच्चे को देखता है, चाइल्ड को देखता है, और तुरंत वह उसको सेव करने के लिए, बच्चे को बचाने के लिए, चाइल्ड को बचाने के लिए ब्रेक अप्लाई करता है, और ब्रेक अप्लाई करके अपने व्हीकल को, अपने थ्री व्हीलर को 4 सेकेंड में रेस्ट में ला देता है। 4 सेकेंड के बाद ब्रेक अप्लाई करने के बाद जब थ्री व्हीलर के ड्राइवर ने बच्चे को देखा, चाइल्ड को देखा, तो उसी समय ब्रेक लगा करके उस थ्री व्हीलर को 4 सेकेंड में वह रेस्ट में ला देता है थ्री व्हीलर को। तो व्हाट इज द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स ऑन द व्हीकल? तो उस व्हीकल पर कितना एवरेज औसत मंदक बल लगा, मतलब कितना रिटार्डिंग फोर्स, एवरेज फोर्स, रिटार्डिंग फोर्स लगा, जिसे हिंदी में मंदक बल कहा जाता है। तो औसत मंदक बल जो व्हीकल पर काम कर रहा है, रिटार्डिंग फोर्स, एवरेज रिटार्डिंग फोर्स, उसे कैलकुलेट करना है। क्या होगा? मास ऑफ द थ्री व्हीलर दिया है 400 kg एंड द मास ऑफ द ड्राइवर इज 65 kg। तो टोटल मास ऑफ द व्हीकल एंड ड्राइवर हो जाएगा, टोटल मास जो है, टोटल मास सेट करना होगा, व्हीकल का भी मास प्लस ड्राइवर का, दैट इज कैपिटल M इक्वल टू मास ऑफ द ड्राइवर विच इज मास ऑफ द व्हीकल मीन्स थ्री व्हीलर 400 kg या प्लस ड्राइवर का है 65 kg, दैट इज ये हो गया 465 kg टोटल मास हो गया, टोटल मास ऑफ द थ्री व्हीलर एलोंग विद द ड्राइवर 465 kg। नाउ इनिशियल स्पीड जो है उसका, थ्री व्हीलर का इनिशियल स्पीड को यू सिंबल से डिनोट किया जाता है। तो U इजकल टू 36 किलोमीटर पर आवर, और इसे ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकेंड में, दैट इज 36 मल्टीप्लाइड बाई 5/18 मीटर पर सेकेंड। 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। ये 2 से मल्टीप्लाई हुए थी, ये 2 से कैंसिल हो गया, 37 18 से 36 2 टाइम में कैंसिल हो गया, तो 18 इंटू 2 दैट इज 36, दैट इज 5 इंटू 10 दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। इसका इनिशियल स्पीड हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, 36 किलोमीटर पर आवर इज 10 मीटर पर सेकेंड। ये U हो गया इनिशियल स्पीड। एंड V, चूँकि ऑटो रिक्शा को ब्रेक लगा करके तुरंत उसको चाइल्ड को बचाने के लिए, बच्चे को बचाने के लिए उसे तुरंत रोक देता है, 4 सेकेंड के बाद वो रेस्ट में आ जाती है। तो फाइनल स्पीड भी ऑफ द थ्री व्हीलर इज 0, V इक्वल टू 0 फाइनल स्पीड। और जो टाइम इसमें लगा थ्री व्हीलर को रेस्ट में लाने के लिए, लाने में जो समय लगा, वह समय कितना है? 4 सेकेंड है, 4.0 सेकेंड, दैट इज 4 सेकेंड। तो कितना रिटार्डिंग फोर्स काम करेगा थ्री व्हीलर पर, ये मालूम करना है। व्हीकल मीन्स थ्री व्हीलर पर कितना रिटार्डिंग फोर्स होगा, तो उसके लिए सबसे पहले हमको रिटार्डेशन मालूम करना होगा। यहाँ रिटार्डेशन होगा, स्मॉल एज सिंबल उसका भी वही होता है, लेकिन रिटार्डेशन है। यहाँ वेलोसिटी में टाइम के साथ कमी आ रही है, 36 किलोमीटर पर आवर से ड्रॉप होकर के वेलोसिटी एक ही बार 0 जब व्हीकल रेस्ट में आ गया। तो नाउ रिटार्डेशन का फॉर्मूला यूज कीजिए, A इक्वल टू V माइनस, जो एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला वही रिटार्डेशन के लिए भी अप्लाई होगा, लेकिन केवल ये निगेटिव साइन आएगा, V माइनस U/T एंड V इज 0, फाइनल स्पीड व्हीकल का 0, क्योंकि व्हीकल रेस्ट में आ जाती है। तो और U इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम इज 4, दैट इज -10/4 रिटार्डेशन है,
और ये 2 से कैंसिल होकर के 5 हो जाएगा 10, और यहाँ 2 हो जाएगा, डेट इज -5/2। तो रिटार्डेशन हो गया ऑफ द व्हीकल, रिटार्डेशन हो गया व्हीकल का, वो हो गया ए इक्वल टू, सिंबल उसका भी यही होगा माइनस साइन, -5/2 डेट इज -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द रिटार्डेशन ऑफ द व्हीकल। रिटार्डेशन सिंबल ए स्मॉल ए ही है जो एक्सेलेरेशन का, लेकिन माइनस साइन रिटार्डेशन को रिप्रेजेंट करता है। नाउ यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन, लेकिन मास इंटू रिटार्डेशन यहाँ, तो एफ इक्वल टू एवरेज फोर्स थी, जो फोर्स एक्ट किया, एवरेज रिटार्डिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द व्हीकल इज एफ इक्वल टू एम इंटू ए फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति का दूसरा नियम से। फोर्स इक्वल टू मास इंटू द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है, मास इंटू एक्सेलेरेशन, लेकिन यहाँ रिटार्डेशन है, सिंबल दोनों का वही है। एम इक्वल टू 465 kg जो टोटल मास है ऑटो रिक्शा का, मतलब 3 व्हीलर का, और थी जो उसका थी है चालक है ड्राइवर, उसका ड्राइवर का 65 kg, 3 व्हीलर का 400 kg, टोटल मास 400 kg प्लस 65 kg इक्वल टू 465 kg, एंड एक्सेलेरेशन इज -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 465 में 2.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो आएगा रिजल्ट 2.5 से, जो आएगा वही रिजल्ट होगा रिटार्डिंग फोर्स का वैल्यू। 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 25, रिमाइंडर 2, 6 इंटू 5 30 प्लस 2 32, रिमाइंडर 3, 5 इंटू 4 20, रिमाइंडर 3 है 23, 5 इंटू 2 डेट इज 10, 0, रिमाइंडर 1, 6 इंटू 2 12 इंटू 1 प्लस 1 रिमाइंडर 13, 3 रिमाइंडर 1, 4 इंटू 2 8, रिमाइंडर प्लस 1 9, ये 5 2 3 प्लस 3 6, 9 प्लस 2 11, और 1 प्लेस पर डिसमल है, 1162.5 न्यूटन, माइनस रिटार्डिंग फोर्स इज, एवरेज रिटार्डिंग फोर्स इज माइनस 1162.5 न्यूटन आंसर। दिस इज द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द व्हीकल पर, जो तिपहिया वाहन है, 3 व्हीलर है, ऑटो रिक्शा जैसे, तो उस पर लगने वाला जो औसत मंदन बल है वह -1162.5 न्यूटन। Now in last problem number 5.9, which is a rocket with a lift of mass 20,000 kg. रॉकेट का मास है, लिफ्ट ऑफ मास है 20,000 kg, इज ब्लास्टेड अपवर्ड विथ एन इनिशियल एक्सेलेरेशन ऑफ 5.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेट द इनिशियल थ्रस्ट, थ्रस्ट मीन्स फोर्स, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी ऑफ द ब्लास्ट। तो टोटल फोर्स कितना होगा, कैलकुलेट द इनिशियल थ्रस्ट ऑफ द ब्लास्ट। ब्लास्ट के समय कितना टोटल फोर्स एक्ट करेगा, ब्लास्ट का कितना फोर्स होगा टोटल इनिशियल थ्रस्ट, वह मालूम करना है। जबकि एक रॉकेट को का मास जो है 20, लिफ्ट ऑफ मास है 20,000 kg, और उसे ब्लास्ट किया जा रहा है, उसमें उसे रॉकेट को छोड़ा जाना है, तो उसके लिए ब्लास्ट किया, ऊपर की ओर ब्लास्ट किया जा रहा है विथ एन इनिशियल एक्सेलेरेशन, जिसका एक्सेलेरेशन है कितना 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलेरेशन के साथ। तो कैलकुलेट द इनिशियल थ्रस्ट फोर्स ऑफ द ब्लास्ट। तो उस ब्लास्ट का कितना, विस्फोट का कितना फोर्स होगा, इनिशियल थ्रस्ट, टोटल फोर्स कितना एक्ट करेगा उस रॉकेट पर, क्योंकि ब्लास्ट के द्वारा ही रॉकेट को छोड़ा जाता है ऊपर की ओर। तो अब जो मास दिया है इसका, लिफ्ट ऑफ मास है रॉकेट का 20,000 kg। नाउ इट्स सॉल्यूशन, एम इक्वल टू 20,000 kg, और अपवार्ड ऊपर की ओर ब्लास्ट किया गया है, एक्सेलेरेशन वो अपवार्ड होगा, ए इक्वल टू अपवार्ड एक्सेलेरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो टोटल अपवार्ड थ्रस्ट निकालना है, थ्रस्ट। तो थ्रस्ट जो होगा, इनिशियल थ्रस्ट मालूम करना है, इनिशियल थ्रस्ट ऑफ द ब्लास्ट, कितना फोर्स इनिशियल ब्लास्ट के समय, जैसे कि रॉकेट को छोड़ा जाना है ऊपर रॉकेट गया, तो ब्लास्ट के बाद, ब्लास्ट के द्वारा, तो वह जो फोर्स होगा, पहले तो उसका वेट होगा, उस पर अपथर्स काम करेगा, जो कि ग्रेविटेशनल पुल जो है अर्थ का, वह डाउनवर्ड काम करेगा mg, जो उसके वेट के इक्वल होगा। तो ग्रेविटेशनल पुल को ओवरकम करने के लिए
उस पर ऊपर की ओर फोर्स काम करेगा, जो अपथ्रस्ट फोर्स काम करेगा, जो ग्रेविटेशनल पुल को ओवरकम करेगा, तो वह फोर्स उस रॉकेट के वेट के इक्वल होगा। तो अपथ्रस्ट फोर्स ड्यू टू विच ओवरकम्स द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन या ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द रॉकेट, रॉकेट पर जो गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा नीचे की ओर, जो कि इसके भार के रूप में होगा, तो उस पर उसके भार के रूप में ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्शन पुल जो है उस रॉकेट पर नीचे की ओर काम करेगा, तो उसको ओवरकम करने के लिए एक अपथ्रस्ट काम करेगा उसके इक्वल, मतलब ग्रेविटेशनल पुल के इक्वल मैग्नीट्यूड का, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो वह उसका वेट ही होगा। वेट डाउनवर्ड काम करता है, तो और वेट वह फोर्स होता है जिससे कोई अर्थ किसी बॉडी को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। तो यहाँ पर उस ग्रेविटेशनल पुल को, उस पर जो अपथ्रस्ट काम करेगा, अब इसे चूंकि उसको ब्लास्ट किया जा रहा है ऊपर की ओर रॉकेट को भेजने के लिए, तो उस सिचुएशन में उस पर जो ग्रेविटेशनल पुल काम करेगा अट्रैक्शन फोर्स, उसके अगेंस्ट में अपथ्रस्ट काम करेगा जो कि उसके वेट के इक्वल होगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो इसलिए वह फोर्स हो जाएगा वेट के mg प्लस फिर अपथ्रस्ट फोर्स काम करेगा एक्सेलेरेशन के लिए, जो उसे एक्सेलेरेशन प्रोवाइड करेगा। तो एक्सेलेरेशन प्रोवाइड एक्सेलेरेशन है अपवर्ड एक्सेलेरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो उसके लिए फोर्स कितना होगा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से मास इंटू एक्सेलेरेशन। तो ये भी अपवर्ड फोर्स काम करेगा ma प्लस mg दोनों। तो टोटल फोर्स, टोटल थ्रस्ट एक्टिंग ऑन द रॉकेट ड्यूरिंग द ब्लास्ट इज mg प्लस ma। नाउ m इज टेकन आउट ऑफ द ब्रैकेट, g प्लस a, m is given 20,000, g is equal to 9.8 meter per second square, and acceleration is 5 meter per second square acceleration। Now it is 2 into 10 to the power 4, 20,000 है, तो 2 into 10 to the power 4 इसको लिखा जा सकता है, प्लस ये 9.8 प्लस 5 that is 14.5। Now it is 14.5, that is after multiplying 14.5 into 2, तो 5 into 2 10, 0, remainder 1, 4 into 2 8, 9 और 2 multiplied by 1 that is 2, 29.0 into 10 to the power 4 that is 2.9, 29.0 into 10 to power 4। अब इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और 10 से डिवाइड, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 to power 5 हो जाएगा, 10 से डिवाइड करेंगे तो 2.9 हो जाएगा। तो इसे लिखा जा सकता है 2.9 into 10 to the power 5 न्यूटन। ये थ्रस्ट, इनिशियल थ्रस्ट एक्टिंग ऑन द ऑफ द ब्लास्ट हो गया, F इक्वल टू ये मालूम हो गया। एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। F इक्वल टू इनिशियल थ्रस्ट ऑफ द ब्लास्ट इज which acts on the rocket is F इक्वल टू 2.9 into 10 to power 5 न्यूटन। और इसी के साथ, इसी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के साथ ये पार्ट समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।